अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है असलीम सम्मू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं अपलोड किया करता हूं क्लास 12th इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक दी गई है सिंध बोर्ड की तरफ से उसकी एक्सरसाइजेज और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 कंटिन्यू कर रहे थे और 7.1 के तकरीबन मैंने 8 क्वेश्चन जो हैं वो करवा दिए हैं अपनी पिछली वीडियोज़ में, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। आज हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। Z एंड X आर टू गिवन पॉइंट्स। हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है, उसके दो पॉइंट्स हैं Z और X, एंड द पॉइंट Y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ZX एक्सटर्नली। स्टूडेंट्स, आपको मैंने पिछली वीडियो में इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का कंसेप्ट बताया था। मैंने आप लोगों को इंटरनल डिवीजन का कंसेप्ट बताया था, एक्सटर्नल डिवीजन का कंसेप्ट जो है वो मैंने नहीं बताया था। तो ज़रा इस एक्सटर्नल डिवीजन के कंसेप्ट को भी हम देख लेते हैं। सपोज करें स्टूडेंट्स, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, कोई ना कोई इसके दो पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट्स, इंटरनल डिवीजन में क्या हो रहा था कि हमारे पास जो लाइन सेगमेंट थी इसको कोई ना कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा था, यानी कि मान लो कि इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट यहाँ पर आके डिवाइड करता है तो ये हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन कहलाता है, और ये डिवीजन जो हुई है वो कौन सी हुई है, इंटरनली। लेकिन अगर बात आती है एक्सटर्नल डिवीजन की, तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो एक लाइन सेगमेंट होती है उसको कोई एक और लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है। आई रिपीट, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है कि कोई भी हमारे पास लाइन सेगमेंट होती है तो उसको कोई एक और लाइन कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो लाइन के, जो हमारी ओरिजिनल लाइन होती है उसके बाहर आता है। ठीक है, अब मान लो कि ये हमारे पास कोई लाइन थी, ठीक है, अब इसी लाइन को किसी एक और लाइन ने इंटरसेक्ट किया है, लेकिन इंटरसेक्ट कुछ इस तरह से किया है कि जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो कहीं ना कहीं सपोज कर लो कि यहां पर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये जो लाइन सेगमेंट है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। एक पार्ट हमारा कहाँ से है, एक पार्ट हमारा यहाँ से लेकर जो ये कंप्लीट यहाँ पर है ये वाला, जबकि दूसरा पार्ट जो है हमारा वो यहाँ से लेकर स्टार्ट हो रहा है और दूसरा पार्ट हमारा यहाँ पर एंड हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लाइन सेगमेंट को, इस लाइन सेगमेंट का जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, हमारा एक्सटर्नल पॉइंट, और ये लाइन सेगमेंट जो है डिवाइड हुई है एक्सटर्नली। तो आई होप कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया होगा। इन शॉर्ट, अगर किसी लाइन को कोई एक और लाइन इंटरसेक्ट करती है कुछ इस तरह से कि जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो आउटसाइड द लाइन हो, ठीक है, तो वो जो पॉइंट हमारा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस सवाल पर आते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो जब हमारे पास डिवीजन हो जाएगा तो अब जो रेशो हमारा आएगा, एक तो हमारे पास लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म हो रही है तो इसका रेशो मान लेंगे m, दूसरी हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है इसको रेशो मान लेंगे हम n। सो बाय द वे स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। सवाल ये कह रहा है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है Z4,5, ठीक है, तो मान लेते हैं इस लाइन सेगमेंट को। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, इसको मान लेते हैं इसके पॉइंट्स Z है जो कि है 4,5, एंड X 7,-1 एक लाइन सेगमेंट है जिसका Z पॉइंट ये है, और मान लेते हैं कि वो X पॉइंट है वो यहाँ पर आ रहा है 7,-1। ओके स्टूडेंट्स, तो सवाल ये कह रहा है Z एंड X आर टू गिवन पॉइंट्स एंड द पॉइंट Y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ZX एक्सटर्नली। तो अब इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट Y है जो कि डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। तो स्टूडेंट बताइए कि वो पॉइंट हमारे पास इस लाइन सेगमेंट पे कहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं, ये तो अगर यहाँ पर हुआ तो क्या कहलाएगा, इंटरनली, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट होगा Y जो कि हमें एक्चुअली में फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है Y ये डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली इन द रेशो ऑफ 4:3। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट ने इस लाइन को कितने रेशो में डिवाइड किया है, 4:3 में। तो बताइए जो 4 है रेशो में वो कहाँ से लेकर कहाँ तक का डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा, ठीक है, और जो 3 है वो बेसिकली कहाँ से लेकर कहाँ तक का डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास रेशोज में इस y पॉइंट ने इस zx लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड किया है। तो अब सवाल ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y, तो बताइए कि y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। गिवन पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट zx आर, z हमारे पास क्या है 4,5 एंड x पॉइंट हमारे पास क्या है 7,-1 एंड लेट सपोज कर लेते हैं कि y बी द y x, y बी द required point that divides the join of zx externally। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी बहुत वर्डिंग हो गई। और रेशो कितना है, इन द रेशो 4:3। सो डेट वाज द वर्डिंग। नाउ हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए। तो आगे हम किसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो रेशियो फॉर्मूला होगा एक्सटर्नल डिवीजन का, मैंने स्टूडेंट्स आपको इंटरनल डिवीजन का जो रेशियो फॉर्मूला होता है वो बताया था, पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था। तो इंटरनल डिवीजन में बस थोड़ी सी चेंजिंग होगी, जो प्लस था इंटरनल डिवीजन में, एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले में उस जगह पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, यूजिंग एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला, यूजिंग एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट है y, ठीक है, x, y। तो स्टूडेंट्स एक्सटर्नल डिवीजन का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m1 माइनस m2। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, इंटरनल डिवीजन में यहाँ पर प्लस आया करता था और अब एक्सटर्नल डिवीजन में यहाँ पर माइनस आएगा। बस ये छोटा सा डिफरेंस होगा, बाकी सॉल्यूशन सेम होगा। ठीक है, तो अब इन सारी में इस पूरे फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। m हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट रेशियो होता है वो कितना है 4। x2 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, ये x1 y1 और ये वाली वैल्यू x2 y2, तो x2 की वैल्यू होगी 7 माइनस n हमारे पास क्या है 3 और x1 की वैल्यू क्या होगी जो फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है ना, ये वाली, तो 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, m1 माइनस m2 सॉरी m माइनस n, तो ये m माइनस n। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो m y2 m हमारे पास 4 है, y2 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, ये वाली -1 माइनस n क्या है हमारे पास 3, y1 की वैल्यू क्या होगी 5 अपॉन 4 माइनस 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट जब इनको हम सॉल्व करेंगे आगे तो कितना होगा, 4 7 दा 28 माइनस 3 4 दा 12 अपॉन 4 माइनस 1 यानी कि 1 बचेगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। 4 1 दा 4 माइनस का आएगा, ठीक है, माइनस 3 5 दा 15 अपॉन 1 बचेगा, छोड़ देंगे। 28 में से 12 किया तो स्टूडेंट बचेगा हमारे पास 16 और ये हो जाएगा माइनस का 19। सो दीज आर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डेट डिवाइड द जॉइन ऑफ zx एक्सटर्नली। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि इफ अ पॉइंट k, 7 divides the line segment joining a 8, 9 and b 1, 2 in a ratio m/n, then find ratio m/n and also find k। सवाल ये कह रहा है कि हमारे पास स्टूडेंट एक लाइन सेगमेंट है जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स है हमारे पास a 8, 9 और b 1, 2 और इसको कोई पॉइंट है k, 7 जो कि डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, m/n में।
तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है इसका, सपोज कर लेते हैं वो क्या है k,7, इसको नाम दे देते हैं C। स्टूडेंट ये जो पॉइंट है इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, m और n में। तो सवाल ये कह रहा है कि हमें ये दो रेशोज भी फाइंड करने हैं और ये k की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट a 8,9 and b 1,2 be the end points of a line segment and C k,7 be the point of division and it divides the line segment in the ratio m/n। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास रेशो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और रेशो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर यूजिंग रेशो फॉर्मूला। सो रेशो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, x, y इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m1 प्लस m2 my2 प्लस m2 n y1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पर मैं पता नहीं क्यों m1 m2 लिख देता हूँ। यहाँ पर अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखो स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है k,7, तो इस x, y की जगह पे आ जाएगा k,7 क्योंकि ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है। रेशो क्या है हमारे पास हमें नहीं मालूम, सेम टू सेम वैल्यू रख देंगे। x2 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, ये वाली 2 प्लस n हमारे पास क्या है नहीं मालूम, x1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 8 अपॉन m प्लस n सेम रखेंगे, कॉमा my2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस n y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स 9 अपॉन n प्लस n। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट्स हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर m और n है, आगे आंसर हमारा नहीं आने वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेटिंग करेंगे, ऑन इक्वेटिंग। जब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वेटिंग करेंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, ये जो ऑर्डर पेयर है इसकी फर्स्ट वैल्यू इस ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यू के बराबर हो जाएगी और सेकंड वैल्यू इस ऑर्डर पेयर की सेकंड वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो k बराबर हो जाएगा बेसिकली किसके, इस वैल्यू के। तो इस वैल्यू में क्या है, m मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 2m आ जाएगा प्लस 8n अपॉन m प्लस n, और यहाँ पर 7 है, ये इक्वल हो जाएगा किसके, इस वाली वैल्यू के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2m प्लस 9n अपॉन m प्लस n। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इस वाले पोर्शन को, इस वैल्यू को सॉल्व करके हमारा रेशो जो है m और n वो निकाल सकते हैं। अब किस तरह से निकलेगा ज़रा ध्यान से देखना, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहीं पर ही ट्राई करते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 2 कंप्लीट हो जाए। तो हम लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 में हमारे पास ये है 7 इज इक्वल्स टू 2m प्लस 9n अपॉन m प्लस n। यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2m प्लस 9n किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये सेम आ जाएगा। और ये जब 7 से मल्टीप्लाई करेगी दोनों वैल्यूज तो ये हो जाएगा 7m प्लस 7n, है ना, क्योंकि ये 7 जो है m से ही मल्टीप्लाई करेगा और n से भी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक साइड पे तमाम वैल्यूज रखेंगे m वाली और एक साइड पे रखेंगे तमाम वैल्यूज n वाली। तो यहाँ पर 2m से प्लस का 7m यहाँ ले आएंगे स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा माइनस का 7m। यहाँ पर क्या बचेगा 7n, ये प्लस का 9n वहाँ जाएगा, माइनस का 9n वहाँ जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगी माइनस का 5m, यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू बचेगी माइनस का 2n। देखेंगे स्टूडेंट्स माइनस माइनस में कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ से कंसेप्ट समझने का है, हमारे पास जो रेशो होता है m रेशो n, है ना, जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन को डिवाइड करता है तो उसका रेशो क्या होता है m रेशो n। और आपको पता है कि रेशो को हम दूसरी फॉर्म में अपॉन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना।
तो इसको भी हम क्या बनाएंगे, एम अपॉन एन की फॉर्म में। कैसे बनेगा, हम क्या करते हैं यहाँ पर जो एन है ये अपॉन में ले आते हैं, इस ये वाला एन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5m अपॉन एन, यहाँ पर क्या बच जाएगा 2। अब इसका जो 5 है वो इसके अपॉन में ले आते हैं, तो m अपॉन एन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये m अपॉन एन को मैं लिख सकता हूँ m रेशो n, और ये वैल्यू क्या होगी 2 अपॉन 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेशो 5। तो इट मीन्स डेट कि इस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को 2:5 में डिवाइड किया। तो ये पॉइंट बेसिकली यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो m की वैल्यू छोटी है ना, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं सपोज कर लो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू आ चुकी है कितनी 2, और ये पॉइंट भी मान लो कि यहाँ पर है k,7। और राइट, सो हमारे पास रेशो आ चुका है और n की वैल्यू हमें मिल चुकी है कितनी 5। तो अब देखो 5 और अब 2:5 का अब कंसेप्ट जो है ना बन रहा है एक तरह से। देखो ये पोर्शन बहुत छोटा है, ये 2 का है, और ये वाला पोर्शन इतना बड़ा है तो ये 5 का है। अब हम आते हैं कि हम इस m रेशो n को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे k की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, इस m रेशो n को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 2 नहीं आएगा बल्कि 1 आएगा, क्योंकि x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 है। सही है, तो यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको करेक्ट कर लेना। ओके, तो अब इस वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ m, n इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास क्या आएगा k इज इक्वल्स टू, तो 1m, m की वैल्यू क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स 2, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 मल्टीप्लाई करेगा वैसे भी, प्लस 8n, 8n की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 अपॉन 2 + 5, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना 8 + 5, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40, 40 + 2 42 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 7 + 7 7 6 42, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है A2,7 कोई एक लाइन सेगमेंट है जिसके ये 2 पॉइंट्स हैं, A2,7, A पॉइंट है हमारे पास 2,7 और B पॉइंट है हमारे पास -4 -8 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन सेगमेंट AB। There are 2 points that trisect the line segment AB. Find the point of trisection। अब स्टूडेंट्स यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इस लाइन सेगमेंट को कोई 2 पॉइंट्स हैं जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। देखो एक स्टूडेंट टर्म होती है बाइसेक्ट यानी कि 2 हिस्से करना, और एक टर्म होती है ट्राइसेक्ट यानी कि 3 हिस्से करना। तो स्टूडेंट्स इस लाइन सेगमेंट को 2 पॉइंट से, मान लो कि एक पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये वाला है, दोनों के दोनों स्टूडेंट्स इस लाइन सेगमेंट को दोनों के दोनों पॉइंट्स डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये लाइन सेगमेंट जो है ट्राइसेक्ट हो रही है। तो हमारे पास ये जो ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स हैं ये निकालने हैं। मान लो कि ये एक पॉइंट है C x1, y1 मान लेते हैं, और यहाँ पर कोई पॉइंट है D x2, y2, ये दोनों के दोनों पॉइंट स्टूडेंट्स हमें निकालने हैं। तो किस तरह से होंगे ये, ध्यान से देखना। गिवन लाइन सेगमेंट AB, गिवन that A 2,7 and B -4 -8 are the end points of segment AB. Let C x1, y1 and D x2, y2 be the end points of trisection। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है इसमें हमें एक्चुअल में रेशो नहीं गिवन कि रेशो कितना है, कितने रेशो में जो है C पॉइंट डिवाइड कर रहा है और कितने रेशो में जो है D पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं कि पहले अगर C पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो उसका रेशो कितना होगा स्टूडेंट्स। अगर पॉइंट हम C की बात करें तो इसको छोड़ दो अभी, ठीक है। C पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक एक
एक हिस्सा है इसका और दूसरा हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि इस हिस्से को हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी लेंथ है 1 और इस हिस्से को कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी लेंथ क्या है 2। ठीक है, ये दो रेशियोज हम कंसीडर करेंगे और आगे बढ़ेंगे यूजिंग डिवीजन फॉर्मूला। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमारे पास पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। तो यूजिंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला या जस्ट डिवीजन फॉर्मूला लिख दो, बात एक ही है। पॉइंट हम ले लेते हैं सी x1 y1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फॉर्मूला क्या है हमारा mx2। तो फॉर्मूले के लिए हमारे पास m रेशो n क्या होंगे 1:2। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स 1। x2 की वैल्यू क्या है x1 y1 x2 तो क्या है -4 प्लस n हमारे पास रेशो क्या है 2 और x1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2 इस फॉर्मूले के लिए। ठीक है ना, ये जो वैल्यू थे ना x1 y1 x2 y2 ये फॉर्मूले के लिए है। ठीक है, ये जो हमारे पास x1 y1 है ये हमने अपनी तरफ से कंसीडर किए हैं वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। सही है, तो कंफ्यूज ना होना अपॉन m प्लस n, तो m प्लस n में 1+2 और फिर हमारे पास आएगा m2 क्या होगा n हमारे पास कितना है m हमारे पास कितना है 1 y2 कितना है हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, y2 की तो -8 प्लस n रेशो क्या है हमारे पास 2 और y1 की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास स्टूडेंट 7। ठीक है, अपॉन m प्लस n। इसको आगे बढ़ाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। 1 4 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 ये हो जाएगा 3 1 8 ज़ा 8 प्लस 2 7 ज़ा 14 ये हो जाएगा अपॉन में 3। स्टूडेंट्स ये तो -4 प्लस 4 कैंसिल होकर यहाँ पर आ जाएगा 0। 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0। यहाँ पर 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा स्टूडेंट 6। 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। तो ये हमारे पास आ चुका है सी पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास ये आ चुका है। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट हम अगर डी को सपोज करते हैं तो डी के लिए अब रेशियो क्या होगा स्टूडेंट्स। अब डी के लिए देखो एक पोर्शन क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, और दूसरा पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले पोर्शन को हम मान लेते हैं कि इसका क्या है लेंथ 2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले को मान लेते हैं 1। तो डी को फाइंड करने के लिए हमें रेशियो क्या रखना पड़ेगा 2:1। तो इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फॉर डी using x2 y2 using डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब डी पॉइंट निकालना है x1 x2 y2 ये अपनी तरफ से नाम दिए हैं। ठीक है ना हमने। अब इसके लिए हमारे पास डिवीजन फॉर्मूला लगाएंगे। डिवीजन फॉर्मूला mx2 m हमारे पास क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 m x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स x2 की वैल्यू है -4। ठीक है, प्लस n x1 n हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 और x1 क्या है हमारे पास 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 1। फिर my2 m हमारे n फिर हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स my2 m हमारे पास क्या है 2 और y2 हमारे पास क्या है y2 हमारे पास होगा -4 प्लस n y1 n हमारे पास कितना होगा अच्छा y2 हमारे पास सॉरी -8 होगा प्लस n हमारे पास कितना है 1 y2 हमारे पास y1 हमारे पास कितना होगा 7। तो ये फॉर्मूला है, आप लोग इसको कंफर्म कर लेना। ठीक है, अगर समझ में ना आ रहा हो तो फॉर्मूला और 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 2 ज़ा 2 अपॉन 3 और ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 7 ज़ा 7 अपॉन 3। इसको सोल्व कर लेंगे आगे तो ये बचेगा -6 अपॉन 3 और ये बच जाएगा -11 अपॉन 3। यहाँ पर तो टेबल लग जाएगा तो ये हो जाएगी वैल्यू हमारे पास -2 और -11 अपॉन 3। तो ये हमारे पास आ चुका है दूसरा पॉइंट। ओके, सो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस आर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आर कितने पॉइंट्स हो गए हमारे पास। एक पॉइंट है ये 0,2
एंड दूसरा पॉइंट है हमारे पास ये वाला -2, -11। सो डेट्स इट स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द वर्टाइसिस पी क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल आर 2,1, 5,2 एंड 3,4। स्टूडेंट सवाल ये कह रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टाइसिस हैं। एक वर्टेक्स है P 2,1, दूसरा है हमारे पास Q जिसकी वैल्यू है 5,2 और R हमारे पास है, R वर्टेक्स है 3,4। सवाल ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर। स्टूडेंट ये सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर हमारे पास एक ट्राइंगल का सर्कम सेंटर क्या होता है स्टूडेंट्स? देखें हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के जो इंटरनल बाइसेक्टर्स होते हैं, ट्राइंगल के जो इंटरनल बाइसेक्टर्स होते हैं वो जिस पॉइंट पर मीट करते हैं वो पॉइंट हमारा कहलाता है सर्कम सेंटर। कैसे? देखो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का 3 साइड्स होती हैं ऑब्वियसली आपको पता है, तो हर एक साइड का एक एक इंटरनल बाइसेक्टर होता है जो कि अपोजिट साइड को कट करता है। ठीक है, तो पी साइड की अगर हम बात करें तो इसका इंटरनल बाइसेक्टर किस साइड को कट करेगा? क्यू आर को। आर की अगर हम बात करें तो आर का इंटरनल बाइसेक्टर किसको कट करेगा? पी क्यू साइड को। ठीक है, आर का बाइसेक्टर ये जा रहा है, और क्यू का किसको कट करेगा? पी आर को। तो स्टूडेंट्स जिस पॉइंट पर ये तीनों इंटरनल बाइसेक्टर्स आके मीट करते हैं ट्राइंगल के, उस पॉइंट को हम कहते हैं सर्कम सेंटर। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? सर्कम सेंटर। तो हमें इस क्वेश्चन में ये सर्कम सेंटर फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है सर्कम सेंटर, इसको हम मान लेते हैं, x, y। ठीक है, इसको नाम दे देंगे CX, y। फिगर मैंने छोटी सी बनाई है तो यहाँ पर लिखना सही नहीं समझूंगा मैं। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। गिवन वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल PQRR। P के हमारे पास पॉइंट्स हैं 2,1, Q के हमारे पास पॉइंट्स हैं 5,2 और R के हमारे पास पॉइंट्स हैं 3,4। ठीक है, लेट सी x, y बी द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल PQR। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें बेसिकली ये सर्कम सेंटर फाइंड करना है। देखो स्टूडेंट्स इस सर्कम सेंटर को फाइंड करने का हमारे पास मेथड क्या होगा? देखिए सर्कम सेंटर की जब बात आती है तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट से लेकर, यानी कि जो सर्कम सेंटर का पॉइंट है इसका, इस पॉइंट से लेकर हर एक वर्टेक्स तक, यानी कि इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक, हर एक वर्टेक्स तक इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है देयरफॉर जो डिस्टेंस फ्रॉम C टू, इसको मान लो C, डिस्टेंस फ्रॉम C टू Q है ये बराबर होगा डिस्टेंस फ्रॉम C टू R से, और ये बराबर होगा डिस्टेंस फ्रॉम C टू P। यानी कि हर एक पॉइंट पर ये डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं CQ और CR को। तो जब CQ को लेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर आपको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम किसको सॉल्व कर रहे हैं अभी? CQ को। तो CQ को हम सॉल्व कर रहे हैं। x2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? x2 की वैल्यू होगी CQ है। ठीक है, तो C की जो वैल्यूज होंगी वो x1 y1 होंगे और C2 की जो वैल्यूज होंगी वो x2 y2 होंगी। तो x2 हमारे पास क्या होगा? जो Q की वैल्यू है, कौन सी है Q की वैल्यू? ये रहा। ठीक है, तो x2 हमारे पास क्या होगा? 5 माइनस x1 क्या होगा? जो C के कोऑर्डिनेट्स है उसमें जो x, y है वो बेसिकली हमारे x1 y1 है, तो x1 हमारे पास क्या रहेगा? x प्लस y2 हमारे पास क्या होगा? y2 हमारे पास जो Q का ये 2 माइनस y1 क्या होगा? y रहेगा। ठीक है, आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पर पॉइंट्स लिख भी रहा हूँ। हेयर जो x1, y1 होंगे वो किसके पॉइंट होंगे? C के। तो C के पॉइंट्स तो हमारे पास है नहीं, वो तो मैं निकाल लें, तो xy है। और x2 y2 जो पॉइंट्स होंगे वो कौन से होंगे? Q के। तो Q के हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं? ये रहे 5, 2।
तो स्टूडेंट्स को आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं पर ही रखते हैं। अब हम निकालते हैं सी आर। तो सी आर निकालने के लिए हम सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब की बार x1 y1 हमारे पास सी के पॉइंट्स होंगे जो कि xy है, x2 y2 हमारे पास r के पॉइंट्स होंगे। तो r के पॉइंट्स होंगे हमारे पास 3, x2 की वैल्यू माइनस x1 हमारे पास x रहेगा होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू होगी हमारे पास 4 माइनस y होल स्क्वायर। इसी तरह से हम निकाल लेंगे CP। तो CP जब हम निकालेंगे तो CP किसके बराबर होगा, C के पॉइंट्स x1 y1, P के पॉइंट्स जो होंगे वो x2 y2 होंगे। तो P का पॉइंट हमारे पास 2 माइनस x होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या होगा हमारे पास 1 माइनस y1 होगा 1 होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीनों आ गए हमारे पास। अब जो हमने स्टेटमेंट दी है कि CQ का डिस्टेंस और CR का डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है, तो मैं ये मिटा रहा हूं। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, CQ और CR को जो है इक्वल रखेंगे। तो CQ की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये वाली 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर, प्लस CR की वैल्यू क्या निकाली है हमने 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। ओके वेट सॉरी, तो CQ की वैल्यू हमने क्या रखी है, ये वाली, ये रख देंगे 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई होल स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास CQ की वैल्यू। इसको इक्वल रखेंगे किसके, CR के। CR की वैल्यू क्या है, ये वाली, तो 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। इसमें दोनों साइड पे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट गया, ठीक है, इस स्क्वायर से भी रूट गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा, 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ से a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2 5 10 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस 2 2 4 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई होप। 3 माइनस एक्स का फॉर्मूला खोलेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 3 टू द 6x प्लस एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 टू द 8y प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है कैंसिल, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है कैंसिल। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 25 प्लस 4 कितना होगा 29। ठीक है, माइनस 10x सेम रहेगा, माइनस 4y सेम रहेगा, यहाँ पर 9 प्लस 16 हो जाएगा 25। तो स्टूडेंट जब ये 25 यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 25, ये माइनस का 8y। अब हाँ, ये माइनस का 6x यहाँ ले आएंगे, प्लस का 6x, ये माइनस का 8y यहाँ ले आएंगे तो ये प्लस का 8y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, 6x में से 10x किया तो कितना बचेगा, माइनस का 4x, माइनस का 4y प्लस का 8y कितना बचेगा, प्लस का 4y, 29 माइनस 25 प्लस का 4। स्टूडेंट यहाँ से हम माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आएगी x प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट यहाँ पर x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाएंगे, इन दोनों वैल्यूज को इस तरह से इक्वल रख के फिर इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें सब हम क्या करेंगे, सी आर और सी पी की वैल्यूज को जो है बराबर रखेंगे। तो सी आर की वैल्यू हमारे पास ये थी, इसको रख देते हैं 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई होल स्क्वायर। यहाँ पर भी स्टूडेंट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे ताकि हमारे रूट कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। यहाँ पर आएगा 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 2y प्लस
वाई स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ से प्लस का वाई स्क्वायर, अगेन प्लस का वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। और मैंने गलती कर दी है ना, यहाँ पर गलती कर दी है मैंने, ये एक्स होगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक्स है। और ये प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो स्टूडेंट यहाँ पर 9 प्लस 16 हो जाएगा 25, और माइनस का 6x सेम, प्लस का सॉरी माइनस का 8y सेम। यहाँ पर क्या बचेगा 4 प्लस 1 5, ये प्लस का 5 जब वहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5, माइनस का 4x यहाँ ले आएंगे तो प्लस का 4x, माइनस का 2y यहाँ ले आएंगे तो प्लस का 2y इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 25 माइनस 5 ये बच जाएगा 20, माइनस 6x प्लस 4x बच जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। तरतीब से लिखते हैं इसको, माइनस का 6x प्लस का 4x बचेगा माइनस का 2x, ठीक है। माइनस का 8y प्लस का 2y बचेगा माइनस का 6y। 25 माइनस 5 करेंगे तो इसमें बचेगा हमारे पास प्लस का 20 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, को आगे बढ़ाने के लिए मुझे ये वाला पोर्शन मिटाना होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जब -2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो इसीलिए हमेशा जो x वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को हम पॉजिटिव रखते हैं। x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0, तो ये -2 डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0, ये हमारे पास आएगी स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो जल्दी से कर लेते हैं। देखिए अगर स्टूडेंट्स मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा x वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई माइनस 1, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का साइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का y और माइनस का 3y होगा माइनस का 4y, माइनस का 1 और प्लस का 10 कितना हो जाएगा ये स्टूडेंट्स, प्लस का 9। आई होप कि यही होगा आंसर जी। तो प्लस का 4y वहाँ गया, अब प्लस का 9 वहाँ गया, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 9, ये माइनस और माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी, 9/4। स्टूडेंट हमारे पास y का कोऑर्डिनेट आ चुका है, बाकी हम लेंगे x कोऑर्डिनेट, तो जल्दी से इसको फाइंड कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू है इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, ज़्यादा इजी मेरे ख्याल से यही रहेगी, इसमें पुट कर देते हैं। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ज़्यादा इजी इक्वेशन नंबर 1 है ना, एज कम्पेयर टू इक्वेशन नंबर 2। तो हम y की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं, तो x माइनस वाई की जगह पे आ जाएगा 9/4 माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से 4 हमारे पास स्टूडेंट एलसीएम आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स 4x माइनस 9 माइनस 4 बन 4 बराबर 0। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास कितना, 4x माइनस 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 13। स्टूडेंट ये 4 तो इस 0 से जाके मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी, ये 4 जो है ना ये इसमें 0 से मल्टीप्लाई का, तो अपॉन हमारा खत्म हो चुका है, माइनस का 13 वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 13, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13/4। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो क्या आए हैं, देयरफॉर सी x, y, जो सरकम सेंटर के हमने कोऑर्डिनेट्स को रिक्वायर्ड में लिखा था वो कितने आए हैं, x की वैल्यू आई है 13/4, कॉमा y की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट्स 9/4। तो एक आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स ये आ चुका है। अब दूसरा आंसर हमारे पास, सवाल ने ये कहा था कि मैंने सवाल मिटा दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर एंड आल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्राइंगल। अब हमें देखो, हमने सर्कम सेंटर के तो पॉइंट्स निकाल लिए, अब रेडियस निकालनी है हमें सर्कम सर्किल की, तो वो किस तरह से निकालेंगे जरा देखते हैं। राइट, तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे
नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि हमें सर्कम सर्किल निकालना था, ठीक है, रेडियस निकालनी थी सर्कम सर्किल की। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सर्कम सर्किल क्या होता है। तो इस सवाल में हमारे पास ये ट्राइंगल था, है ना, जिसके अभी हमने क्या निकाले हैं, बताओ हमने क्या निकाला था अभी इसका, हमने निकाला था सर्कम सेंटर। तो स्टूडेंट सर्कम सर्किल क्या होता है, जब एक ट्राइंगल को कोई सर्किल, जब कोई ट्राइंगल किसी सर्किल के अंदर होता है तो वो बेसिकली कहलाता है सर्कम सर्किल, ठीक है। तो अब सपोज कर लो कि हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है ना, और इसका हमने अब क्या निकालना है, सर्कम सर्किल। स्टूडेंट्स ये होंगे इसके इंटरनल बाइसेक्टर्स, ठीक है, जिनके लिए अभी हमने सर्कम सेंटर निकाला था। तो अब देखें, रेडियस निकालनी है हमने, है ना, और रेडियस की आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है कि रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द व्हाट, सर्कमफेरेंस ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ अ सर्किल। एक सर्किल की रेडियस क्या होती है, जो उस सर्किल का सेंटर है वहां से लेकर सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, उस सर्किल की रेडियस। तो हमें बेसिकली सर्कम सर्किल चाहिए, सर्कम सर्किल की रेडियस चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हम सर्किल का सेंटर भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि ये ट्राइंगल का क्या है, मिडिल पॉइंट है, और ये ट्राइंगल किसके अंदर है, सर्किल के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट हमारा सर्किल का सेंटर है। ये फिगर मैंने थोड़ी सी ख़राब सी बनाई है बिकॉज बाय हैंड बनाई है, तो आप वैसे भी समझ ही सकते हैं, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसको भी मैं रेडियस कह सकता हूँ, है ना। तो ये मेरा क्या था पॉइंट, सी पॉइंट था, जो कि हमने अभी निकाले थे यहाँ पर। और मेरा ये पॉइंट जो था इसको मैंने क्या कंसिडर किया था, क्यू किया था कंसिडर, है ना। इसको मैंने ट्राइंगल को दिया था पी नाम, इसको क्यू दिया था और इसको आर नाम दिया था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्यू पॉइंट क्या है वो मैं देख लेता हूँ। मिल जा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्यू पॉइंट है वो बेसिकली 5,2 है। तो अगर मैं सी पॉइंट से लेकर, यानी कि ये पॉइंट से लेकर क्यू पॉइंट तक का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, तो वो बेसिकली मेरी क्या होगी, रेडियस, जिसको मैं कह सकता हूँ रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल। तो अब हम आते हैं कि किस तरह से हम डिस्टेंस निकालेंगे। सी पॉइंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक्स कोमा वाई, जो कि है 13/4, 9/4। So now for radius of circle distance from C to Q, हम कह सकते हैं कि ये किसके बराबर है, रेडियस के। रेडियस को हम डिनोट करते हैं R से। तो लगाएंगे यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इस डिस्टेंस फॉर्मूले में हमारे पास x1 y1 की वैल्यूज क्या होंगी, जो c के कोऑर्डिनेट्स होंगे। c के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स अभी क्या आए हैं, 13/4, 9/4। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर आपके लिए कि हेयर x1 और y1 इसकी वैल्यूज क्या हैं, 13/4, 9/4। और x2 और y2 की वैल्यूज क्या होंगी, जो q की वैल्यूज होंगी, यानी कि 5,2। तो जब हम सब वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x2 की वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी, 13/4, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी हमारे पास x2 की वैल्यू है 5 और x1 की वैल्यू है 13/4 होल स्क्वायर, प्लस y2 की हमारे पास स्टूडेंट वैल्यू है 2 माइनस y1 की वैल्यू है 9/4 होल स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, 4 5 20 माइनस 13
अपॉन 4 होल स्क्वायर प्लस 4 टू द 8, 8 माइनस 9 स्टूडेंट्स कितना बचेगा हमारे पास, मैंने अगले स्टेप में करना है इसको। तो ये हो जाएगा कितना, 20 में से 13 गए तो 7 बचेगा, 7 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, 4 का स्क्वायर आएगा 16, 1 का स्क्वायर आएगा 1, 4 का स्क्वायर आएगा 16। तो यहाँ से हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो भी आएगा 16। तो 49 प्लस 1 करेंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा 50। ओके, अब 16 का रूट तो निकल सकता है लेकिन 50 का रूट जो है वो नहीं निकल सकता, तो हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो 2 कितने दफ़ा लगेगा, 25 दफ़ा, 5 दफ़ा लगेगा, फिर 5 दफ़ा लगेगा। तो स्टूडेंट 5 का पेयर बन गया, तो 5 का पेयर हमने बाहर लिखा, 2 का नंबर 2 नंबर जो हमारा रूट में आएगा क्योंकि 2 का पेयर नहीं बना, और 4। तो ये आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर ऐसा ही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम इन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।